हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के अध्ययन में। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ इजारएम, यानी कि इजारएम का उपयोग किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं जो हमें इजारएम का उपयोग समझने में क्या होगी, आसानी होगी। तो देखिए, अगर कोई भी सेंटेंस अगर हमें बनाना है तो हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। नंबर एक चाहिए हमको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। सबसे पहले चाहिए हमको कि कर्ता के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि सब्जेक्ट हमारा क्या है या किसे कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में हमें जो चाहिए उसके बाद हमें चाहिए क्रिया यानी कि वर्ब। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रिया। ठीक है, उसके बाद में अगर हमें चाहिए कर्म, या फिर इसे हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस अगर हमें बनाना है तो हमें इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, तभी हम किसी भी मतलब कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, यानी कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ठीक है, और बता सकते हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले इनको, फिर उसके बाद में हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता का मतलब जो कार्य को करने वाला होता है, यानी कि जिसके लिए कार्य किया जाता है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जिसके लिए कार्य किया जाता है उसे कर्ता बोलते हैं। ठीक है, यानी कि पूरे सेंटेंस में जो अहम रोल निभाता है, जो मेन रोल निभाता है, उसको क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। ठीक है। कर्ता हमारे इंग्लिश में टू टाइप्स के होते हैं। नंबर एक, सिंगुलर नंबर। ठीक है। दूसरा होता है हमारा प्लूरल नंबर। इसको बोलते हैं एक वचन, एक वचन कर्ता। इसको बोलते हैं हम बहुवचन कर्ता। ठीक है, यानी कि एक वचन कर्ता का मतलब है कि यानी कि एक, है ना, सिंगल अगर कोई व्यक्ति है, सिंगल कोई नाउन है, यानी एक वचन कर्ता का मतलब है एक के बारे में अगर बात हो रही है। ठीक है, अगर एक व्यक्ति के बारे में यानी एक पर्सन के बारे में अगर बात हो रही है तो उसको सिंगुलर नंबर बोलेंगे, एक वचन कर्ता बोलेंगे। ठीक है। तो उसी हिसाब से यानी कि अगर बहुवचन है, बहुवचन का मतलब है बहुत सारे, यानी दो या दो से अधिक अगर हमारे सब्जेक्ट हैं तो उसको हम बहुवचन की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है। तो आइए देख लेते हैं एक वचन कर्ता हमारे कौन कौन से होते हैं। एक वचन कर्ता जो है हमारे होते हैं ही, सी, इट। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक वचन कर्ता यानी कि सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर होते हैं हमारे ही, सी, इट। ठीक है, या कोई नाम, है ना, सिंगुलर या सिंगुलर क्या बोल सकते हैं, या कोई एक वचन नाउन, है ना, एक वचन कर्ता, या फिर क्या हो सकता है इसकी जगह नाम हो सकता है, कोई भी नाम। उसके बाद में प्लूरल, प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर में आता है हमारा यू, वी, दे। ठीक है, और आई भी हम काउंट करते हैं इसी में ही। ठीक है, लेकिन पास्ट को छोड़ के, पास्ट में हम इसको एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट करते हैं, अदरवाइज इसको हम प्लूरल में ही काउंट करते हैं। ठीक है। और यानी कि सेंटेंस यानी ग्रामर का एक रूल रहता है, अगर हमारा सब्जेक्ट अगर क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आएगी हमारी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी हमारी, सिंगुलर ही होनी चाहिए। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग इसका पजेसिव होना चाहिए। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग यानी कि पूरा सेंटेंस जहाँ तक इसका फुल स्टॉप लगेगा। ठीक है, फुल स्टॉप का मतलब फुल स्टॉप जहाँ पे लगता है वो पूरा एक वाक्य माना जाता है। उस वाक्य तक यानी जहाँ से स्टार्ट होगा सब्जेक्ट से लेकर के वो फुल स्टॉप तक वो सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। ठीक है, जो उसका मेन सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी पड़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग हमें पजेशंस चाहिए। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमें कोई भी नाउन सिंगुलर या प्लूरल होगा इसी के अकॉर्डिंग, है ना। यदि हमारा सब्जेक्ट ऐसा अगर प्लूरल है तो फिर वर्ब भी प्लूरल आएगी। ठीक है, और आगे भी पजेशंस भी उसी के अकॉर्डिंग लगेंगे। तो ये तो हो गई
सब्जेक्ट की बात। और आगे चल के वैसे इनको क्या है, तीन पर्सन्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन वो उसके पर्टिकुलर उसके यूज के अकॉर्डिंग है। अभी हमको जिस हिसाब से हमें यहाँ सीखना है, ज़रा हम समझना है, तो उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया है कि एक वचन और बहुवचन कर्ता, है ना। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। बहुवचन कर्ता में यू भी दे आएगा, ठीक है, और ही सी इट किस में आएगा, एक वचन कर्ता में आएगा। इसके अलावा दैट, दैट का मतलब क्या होता है, दैट का मतलब होता है वह है ना। इसका मतलब क्या होता है, वह है। इसका भी मतलब वह होता है। सी मतलब ये लड़की के लिए लगाते हैं हम, लड़की के लिए वह की अंग्रेजी क्या आती है, सी आती है, ठीक है। उसके अलावा लड़के के लिए आती है वह, लड़के के लिए ही, यानी कि वह, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कोई इशारा कर रहे हैं, जैसे वह एक लड़का है ना, या हम बोलें कि वह एक क्या है, टेबल है ना, वह एक मेज है, तो हम वह की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, उस जगह पर दैट लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ के लिए लगाएंगे हम दिस, ठीक है। इशारे कर रहे हैं वहाँ के लिए, तो हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अगर कोई चीज़ यहाँ पे यानी कि बहुवचन, ये तो होगी सिंगुलर वाली बात। अगर चीज़ें प्लूरल हैं तो प्लूरल में क्या लगाएंगे हम, प्लूरल में ये, यानी ये की अंग्रेजी क्या लगाएंगे हम, दीज, ठीक है। और अगर हम दूर इशारा कर रहे हैं, दूर बता रहे हैं, यानी बहुवचन चीज़ें हैं, और हम बोल रहे हैं वो, तो वो की अंग्रेजी क्या आएगी, दोज, ठीक है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। अब आप आते हैं वर्ब पे। वर्ब यानी कि क्रिया। वाक्य में जो काम किया जाता है, ठीक है, जो काम किया जाता है यानी जो काम हो रहा होता है, उसको हम एक क्रिया बोलते हैं, ठीक है। यानी जिस शब्द के द्वारा हमें यह पता चले कि क्या काम किया जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रिया बोलेंगे, है ना। यानी कि कार्य का होना, इससे क्या बोल सकते हैं हम, कार्य का होना, कार्य का होना, जिस शब्द से हमें पता लगे उसे क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं, ठीक है। क्रिया वैसे हमारी टू टाइप्स की होती है। एक तो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। दूसरी होती है हमारी मेन वर्ब, इसको बोलते हैं सहायक क्रिया, इसको बोलते हैं मुख्य क्रिया, ठीक है। सहायक क्रिया में, सहायक क्रिया अगेन क्लासिफाइड हो जाती हैं और ये बन जाती है एक मॉडल, ठीक है। इसको बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी, सॉरी प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी वर्ब। इसको बोलते हैं मॉडल। ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी हम बोल सकते हैं ऑक्सिलरी, इसको प्राइमरी ऑक्सिलरी और प्राइमरी वर्ब भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें तो आ जाती हैं, हम आगे चल के सीखेंगे इसके बारे में, अभी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। वैसे इसमें वुड, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, ठीक है, और टू, नीड टू, ये सारी वर्ब इसमें आती हैं। इसके अलावा इसमें हमारी जो मेन वर्ब, सॉरी जो प्राइमरी वर्ब है, इसमें हम क्या है, इसमें आती है हमारी जैसे इज आर एम, इज आर एम, ठीक है, वाज वर, ठीक है, और डू, डज, डिड, हैज, हैव, ये सब वर्ब हमारी इसी कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। मतलब कई किताबों में अपने मतलब सब में थोड़ा सा उस हिसाब से क्लासिफाइड किया गया है अपने अकॉर्डिंग, तो ये भी बेस्ट मतलब क्लासिफिकेशन है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो मेन वर्ब जो होती है, मेन वर्ब का मतलब है कि जिस क्रिया के द्वारा हमें ये पता चले कि कार्य किसके द्वारा हो रहा है, वो मतलब ये क्या मेन वर्ब है ना। यानी कि किसी भी शब्द के पीछे, मेन वर्ब पहचानने का तरीका ये है कि किसी भी शब्द के पीछे हमें क्या जोड़ना है, ना लगा देना है। ना लगाने के बाद में अगर कोई सटीक वर्ड बनता है तो वो क्या होगी, मुख्य क्रिया होगी, ठीक है। तो जैसे हम बोलते हैं जाता, ठीक है, जाना बन गया है ना, जाना, खाना पीना, घूमना, हंसना फिरना, ठीक है, बात करना, है ना, मुस्कुराना, ये सब क्या है, हम ये हमारी मुख्य क्रिया हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो वर्ब का जो, और किसी एक दिन ये मतलब वर्ब का एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपना ही, इस क्लास में कवर नहीं किया जा सकता है, फिर भी मैंने थोड़ा सा उस टाइप से बता दिया आपको। हमें इस पे चर्चा करना है ना, एजारम में हमें ये वाली वर्ब
ये वाली वर्ब यहाँ पे यूज होंगी, इनको हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये कहाँ पे आ रही है, हेल्पिंग वर्ब में आ रही है, तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब काउंट करेंगे। इनको टू बी वर्ब भी बोलते हैं, याद रखना, टू बी वर्ब भी बोलते हैं, है ना। तो अभी हम इन पर चर्चा करेंगे, उसके अलावा किसी दिन में सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, क्योंकि अभी इसमें ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, फाइनाइट नॉन फाइनाइट, ये सारी चीज़ें मुझे बतानी होंगी। तो अभी हमने क्या सीखा, यानी कि सब्जेक्ट सीख लिए हमने। सब्जेक्ट हमारे कितने, टू टाइप्स के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में हमारे कौन से, ही सी इट, ठीक है, ये या फिर कोई सिंगल नाम, ठीक है, ये आ जाता है। और बहुवचनकर्ता में दो या दो से अधिक पर्सन की अगर बात हो रही हो, जैसे यू वी दे, ठीक है, ये और आई, ये सब क्या है, सिर्फ पास्ट में ये क्या होगा, सिंगुलर में होगा। आई को पास्ट में क्या सिंगुलर ट्रीट करते हैं, अदरवाइज इसको प्लूरल में ही काउंट करते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि जो अभी इजारे में हम समझ सकते हैं, जो रेस्ट ऑफ द वर्ड होता है सेंटेंस में, है ना, रेस्ट ऑफ द वर्ड इन द सेंस कि सेंटेंस में अभी ये छोटे सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, इनमें जो भी बचा हुआ पार्ट, यानी कर्ता और क्रिया के अलावा जो बचा हुआ पार्ट रहता है, उसको हम एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आइए अब देख लेते हैं इजारम का प्रयोग। हिंदी में इसको बोलते हैं है, ठीक है, और आर को बोलते हैं हो बोल सकते हैं, या फिर है बोल सकते हैं, है नहीं है, ये है और ये है, ठीक है। और इसको बोलते हैं एम, ठीक है, एम को बोलते हैं हूँ, ठीक है। अब देखना क्या है कि यानी कि हमारे जितने भी एक वचन करता है, एक वचन करता है यानी कि ही सी इट, इनके साथ में क्या लगेगा, इज लगाएंगे, यानी कि एक वचन कर्ता के साथ, यानी सिंगुलर वर्ब हमारी यहाँ पे लगेगी। उसके बाद में यू वी दे, ये हमारे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इनके साथ में क्या है, प्लूरल वर्ब ही लगेगी। उसके बाद में जो आई है, आई के साथ में एम का हम यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अब आपको एक चीज याद रखनी है, फॉर्मूला कह सकते हैं इसको हम, ठीक है, फॉर्मूला कह लो, कोई कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं। इसको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले सेंटेंस को बनाने के लिए हमको चाहिए सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट चाहिए। मैं सब्जेक्ट को यानी कि सब्जेक्ट को एस से लिख रहा हूँ, है ना, सब्जेक्ट को किससे लिख रहा हूँ, मैं एस से लिख रहा हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज आर एम, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हेल्पिंग वर्ब, यानी कि या तो इज आएगी, या तो आर आएगी, या तो एम आएगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अदर वर्ड में लगा दे रहा हूँ, अदर वर्ड, ठीक है। अभी आपको क्या याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक तरीके से सीक्वेंस बताता है हमें कि कोई चीज़ हमें कब रखनी है इंग्लिश में, है ना, कि किसकी अंग्रेजी में कब लगानी है, इसके बारे में पता चलता है। और ये इंपॉर्टेंट भी है अभी, क्योंकि आपकी ये शुरू, मतलब एक तरीके से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपकी ये पहली वीडियो हो, ठीक है। तो इंग्लिश में ये कंस्ट्रक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें उस प्लेस का पता चलता है कि सब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है, ठीक है, वर्ब कहाँ पे आती हैं, उससे थोड़ा सा उसके बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में से अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन हुआ तो ये आएगी, अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन प्लूरल हुआ तो ये आएगी, आई सब्जेक्ट अगर हमारा आई हुआ तो एम आएगी, ठीक है। उसके बाद में बचा हुआ सब्जेक्ट हम ले सकते हैं। तो चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देख लेते हैं, राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। तो राम, सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, कर्ता, क्योंकि हमें क्या है, हमारे इस फॉर्मूले से पता चल रहा है कि सबसे पहले हमें क्या लगाना है, कर्ता लगाना है। तो कर्ता लगा दिया हमने, कर्ता हमारा क्या है, राम, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, अच्छा लड़का कौन है, तो जो भी आंसर आएगा वो सब्जेक्ट निकल के आएगा, है ना। इस तरीके से हम सब्जेक्ट को पहचान लेते हैं। तो राम, और राम कैसा है, राम कितने, एक है कि ज्यादा है, एक है, तो एक है तो यानी सिंगुलर है। और सिंगुलर के लिए मैंने क्या बताया था, सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करेंगे, तो राम इज, यानी कि इसकी अंग्रेजी आ गई, इसकी भी आ गई,
ठीक है, अब क्या बचा, एक अच्छा लड़का, है ना। इसको हम सीक्वेंस में ही लगाएंगे क्योंकि मेन हमारा क्या है, ये है, मेन ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ये है, और इससे जुड़ा हुआ शब्द ये है, लड़का कैसा है, अच्छा है। और ये कितने लड़के की बात हो रही है, एक की हो रही है, इसलिए पूरा जुड़ा हुआ है। इसको आगे पीछे हम इसका सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते, इसका विशेष याद रखना, ध्यान रखना है, क्योंकि आगे चल के बड़े बड़े सेंटेंस जो होंगे उसमें हमें यही पहचानना है। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ कि इस तरीके की गलती कर देते हैं कि किसी को आगे लगा देते हैं, किसी को पीछे लगा देते हैं, है ना। तो उनको थोड़ा सा मतलब इस चीज़ के बारे में थोड़ा ज़्यादा मतलब क्लियर पता नहीं रहता है कि चीज़ें किसके साथ जुड़ी हुई है ना। ये जो लड़का है इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है कि अच्छा है कि बुरा है, वो ये शब्द कर रहा है, वो इससे जुड़ा हुआ है ना, अलग नहीं है। उसके बाद में कितना है, कितने हैं, वो भी ये जो एक है ये भी इनसे जुड़ा हुआ है ना, तो एक साथ ही आएगा। तो राम इज ए गुड बॉय, ठीक है, राम इज ए गुड बॉय। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। इसके अलावा और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे वह, और वह की अंग्रेजी आती है ही। उसके बाद में वह, क्योंकि वह एक वचन होता है मैंने बता दिया आपको, तो उसके साथ में जो वर्ब होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब वो इज आएगी, ही इज। और मेरा, मेरा और भाई है ना, भाई यानी मेरा भाई, ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है ना, तो इसलिए इसको बोलेंगे माई ब्रदर, ठीक है। ये क्या एक तरीके से एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना। तो ये भी आप आगे चल के इसको सीखेंगे, ठीक है। तो मेरा भाई दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, इनकी अंग्रेजी एक ही साथ आएगी, ठीक है। अभी सेंटेंस को हम बदल देते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, मेरा भाई एक अध्यापक है, मेरा भाई एक अध्यापक है, ठीक है। तो मेरा भाई की मैंने आपको बता दिया था, माई ब्रदर। उसके बाद में ये तो हमारा कर्ता हो गया। उसके बाद में जब मेरा भाई कितना, एक ही बात हो रही है, तो यानी कि हेल्पिंग वर्ब इज, माई ब्रदर इज ए टीचर, माई ब्रदर इज ए टीचर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको सेंटेंसों को कर सकते हैं। अगर इसकी जगह पे सेंटेंस आ जाए, राम एक किसान है, तो कैसे करेंगे, राम इज ए फार्मर, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो, इसको कैसे करेंगे, सेंटेंस क्या था, तुम अच्छा, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो। तो यू, सबसे पहले करता क्या आएगा हमारा, यू, और यू हमारा कैसा है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो यू के साथ में आर, यू आर ए गुड स्टूडेंट, यू आर ए गुड स्टूडेंट, ठीक है। इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से हम बना सकते हैं। ये तो हुए अफर्मेटिव, ठीक है। ये सेंटेंस कौन से हैं हमारे, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का मतलब है कि जिनमें जो साधारण होते हैं, है ना, जिनमें नोट वगैरह नहीं होता है, उनको बोलते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए
नेगेटिव सेंटेंस, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, आर, एम, उसके बाद में हमारा, उसके बाद में क्या रहेगा, नॉट, एंड देन अदर वर्ड। ठीक है, अब हमें इसके अकॉर्डिंग क्या बनाने, सेंटेंस बनाने, कुछ नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी उसके जस्ट बाद क्या करना है, हमें नोट लगाना है, उसके तुरंत बाद क्या करना है, नोट लगाना है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव नहीं है तो इसको इस जगह से हटा देना है। ठीक है, जैसे सुरेश एक खिलाड़ी है, सुरेश एक है। ठीक है, तो हमारी वर्ब क्या रहेगी, इज, सुरेश इज ए प्लेयर। ठीक है, इस तरीके से हम एक खिलाड़ी नहीं है, सॉरी हम नेगेटिव बना रहे थे, तो नेगेटिव अगर हमें बनाना है, ये तो बन गया, सिंपल बन गया, और सुरेश एक खिलाड़ी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी कि इज के बाद में क्या कर देंगे, नोट लगा देंगे, सुरेश इज नॉट ए प्लेयर, सुरेश इज नॉट प्लेयर। ठीक है, अगर यहाँ पे होता सुरेश एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है तो सुरेश इज नॉट ए गुड प्लेयर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या है, इन सेंटेंसों को बना सकते हैं। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बना सकते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव का मतलब है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य, बेसिकली प्रश्नवाचक वाक्य जो है दो प्रकार के होते हैं। एक तो ये कि किसी भी प्रश्नवाचक शब्द कौन से होते हैं, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कब, कितना, ठीक है, किसका, तो ये सारे वर्ड जो है, ये जो शब्द हैं वो क्या प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ये जब भी सेंटेंस में अगर किसी भी वाक्य में लगा दिए जाए, है ना, चाहे स्टार्टिंग में लगा दिए जाए, चाहे वो बीच में लगा दिए जाए, चाहे कहीं पे भी लगा दिए जाए, वो एक क्या प्रश्न बना देते हैं, है ना, प्रश्न बना देते हैं। जैसा अभी मैंने सेंटेंस लिखा था कि सुरेश एक अच्छा खिलाड़ी है। ठीक है, तो सुरेश एक अच्छा खिलाड़ी है, अगर इसमें मैंने क्या लगा दिया पहले, तो क्या बनेगा कि क्या सुरेश एक अच्छा खिलाड़ी है, तो यानी कि प्रश्न बन गया, है ना। हम किसी से पूछ रहे हैं कि क्या सुरेश अच्छा खिलाड़ी है, तो आंसर क्या आएगा, यस, अदरवाइज नो, है ना। तो यस या नो में आंसर आ सकता है। तो कुल मिला के दो तरीके से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। एक तो प्रश्नवाचक शब्द अगर प्रारंभ में हो, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द कब हो, वाक्य के प्रारंभ में, ठीक है। और दूसरा कि प्रश्नवाचक कब हो, बीच में हो, ठीक है। प्रारंभ में जैसे क्या राहुल एक अच्छा लड़का है, क्या राहुल एक अच्छा लड़का है। तो अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया कि राहुल अच्छा लड़का कैसे है, ठीक है। क्या राहुल एक अच्छा लड़का है, तो क्या राहुल अच्छा लड़का है, तो इसमें क्या है, यानी कि अगर किसी भी प्रश्नवाचक को अगर हम वाक्य के प्रारंभ में लगा देंगे तो उससे क्या है, हमारा एक ऐसा प्रश्न बनेगा जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, यानी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन की कोई जरूरत वहां पे नहीं होगी। ठीक है, तो लेकिन अगर प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पे हमारा बीच में है, तो यानी कि अब हमें यहाँ बताना पड़ेगा कि भाई कैसे है, क्यों है ना, कि राहुल एक अच्छा लड़का क्यों है। तो अब क्यों का आंसर यस या नो में नहीं दे सकते, उसका हम डिटेल्ड में आंसर देंगे, है ना। इसी हिसाब से कैसे, कुल मिला के कोई भी प्रश्नवाचक अगर बीच में आएगा तो उसका आंसर डिटेल्ड हो जाएगा। ठीक है,
डिटेल का मतलब है एज ए समझने के लिए, है ना, उसके लिए। उसके अलावा जो हम यहाँ पे सेंटेंस बनाएंगे उनके लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं। जैसे अगर प्रश्नवाचक शब्द कहाँ जाए, वाक्य के प्रारंभ में आ जाए, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पहले फॉर्मूला था, क्या था पहले फॉर्मूला हमारा, कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इजारम, एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट रहता था। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, है ना, इसकी अंग्रेजी नहीं आएगी, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। हेल्पिंग वर्ब यानी इज, आर, एम, इनसे हमारा सेंटेंस क्या होगा, शुरू होगा। उसके बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट हम लगाएंगे, उसके बाद में हमारे क्या आएगा, अदर वर्ड यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपको। अगर बीच में है, ठीक है, तो बीच में है, ये जैसे ये कहा यहाँ पे, ये बीच में है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, प्रश्नवाचक की अंग्रेजी लगाएंगे, है ना। प्रश्नवाचक के लिए मैंने WH वर्ड ले लिया, कीवर्ड ले लिया है, आप समझ जाना कि WH का मतलब है प्रश्नवाचक की अंग्रेजी। ठीक है, तो WH, उसके बाद में कोई भी हेल्पिंग वर्ब हमारी, इजारम, बाजवर, जो भी मैंने इजारम में से कोई भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारा रहेगी। उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट रहेगा, एंड देन हमारा अदर वर्ड रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको समझ सकते हैं। ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अब हम इनको बना लेते हैं, बनाना सीख लेते हैं। जैसे क्या क्या राहुल एक अच्छा लड़का है, तो हमने क्या बोला कि इसकी अंग्रेजी नहीं आएगी, तो इसकी अंग्रेजी नहीं आएगी तो क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और क्या के बाद में क्या है, हमारा सब्जेक्ट। मैंने क्या बताया, मेन सब्जेक्ट को हमें फॉलो करना है, चाहे वो बीच में हो, कहीं भी हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, राहुल एक है तो एक के लिए इज, उसके बाद में क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, इज राहुल, उसके बाद में इज राहुल। एक अच्छा लड़का की अंग्रेजी क्या है, ए गुड बॉय, इज राहुल ए गुड बॉय। ठीक है, इसके अलावा राहुल अच्छा लड़का कैसे है, तो कैसे की अंग्रेजी क्या होती है, हाउ, और राहुल क्या एक वचन है, तो हाउ इज राहुल ए गुड बॉय। ठीक है, इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या क्या तुम एक गरीब क्या तुम एक गरीब लड़के हो। ये बात अगर हमने बोल दी, क्या तुम एक गरीब लड़के हो, तो कैसे बनाएंगे इसको, तुम के साथ में क्या आती है, आर, फिर सब्जेक्ट हमारा रहेगा यू, आर यू ए, ठीक है, और पुअर बॉय, पुअर, आर यू ए पुअर बॉय, क्या तुम क्या हो, एक गरीब लड़के हो। तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक यानी बीच की अंग्रेजी व्हाट, ठीक है, इज, क्योंकि भाई नाम यहाँ पे तुम्हारा देखो, अ, तुम हमेशा क्या होता है, बहुवचन होता है ना, याद रखना। तुम जो है, तुम यानी कि यू हमेशा, यू क्या है, ऑलवेज प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये इसके साथ, इसके अलावा अगर तुम्हारा आ जाए ना, तुम्हारा, और तुम्हारा के पीछे अगर कोई भी हमारा नाउन अगर आ रहा है ना, जैसे तुम्हारा नाम हो सकता है, तुम्हारा गांव है ना, तो वो क्या फिर हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, याद रखना है इस चीज को। तो अभी तुम्हारा नाम क्या है भाई, किसी हम एक व्यक्ति से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो नाम तो एक ही हो सकता है, तो इस वजह से क्या बोलेंगे हम, इज लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, तो व्हाट इज योर नेम। ठीक है, समझना भी जरूरी है इस चीज को कि व्हाट इज योर नेम। ठीक है, क्या यह
क्या यह तुम्हारा भाई है, इस तरीके से ले सकते हैं, क्या यह तुम्हारा स्कूल है। क्या यह तुम्हारा स्कूल है, ठीक है। तो इज दिस योर स्कूल, ठीक है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। और देख लेते हैं, तुम्हारी गाय कहाँ है। तो सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी यानी वेयर इज योर काउ, ठीक है, वेयर इज योर काउ। तो देखा आपने, इस तरीके से हम क्या इजारम के जितने भी सेंटेंसेज हैं, है ना, जो इजारम के जिनमें हम इजारम का यूज कर सकते हैं वो सारे इस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने आज बनाना सीखा अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि जो साधारण सेंटेंस होते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इजारम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें लगाना है, ठीक है। उसके बाद में हम अदर वर्ड लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस बनाना हमने सीखा। नेगेटिव में क्या करना होता है, कुछ नहीं करना, सिर्फ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद में नोट लगा देना है। चाहे कोई भी सेंटेंस हो, देखो दो तरीके होते हैं नोट को यूज करने के। अगर सेंटेंस हमारा क्या है, साधारण है, अफर्मेटिव है, तो उसमें हमारा हमेशा क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट आएगा, ठीक है। चाहे सेंटेंस कोई भी हो, ठीक है, कोई भी सेंटेंस हो, मैं सभी सेंटेंस ही की बात कर रहा हूँ, है ना। इसके अलावा अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो क्या रहेगा, हमारा सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, याद रखना। क्योंकि सब्जेक्ट के बाद इसलिए आएगा क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा क्या पहुंच जाती है, सब्जेक्ट से पहले पहुंच जाती है ना, इस तरीके से। तो उसके अलावा आज हमने और क्या सीखा, इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाए जा सकते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए मैंने आपको बताया था 2 टाइप्स के इंटरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं, यानी कि जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में लग जाए, ठीक है। उसके लिए क्या रहेगा, उसके लिए हमेशा जो प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द लगता है उसकी अंग्रेजी हम नहीं लगाते हैं, सीधे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। और इजारम में हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है, हमारी इजारम रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लगाएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट रहता है हमारा, उसके बाद में हमारा क्या रहता है, अदर वर्ड रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर प्रश्नवाचक कहाँ जाए, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसी की अंग्रेजी लगाएंगे और उसको तुरंत बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, है ना। ये जो रूल है थोड़ा सा समझने वाली बात है, आगे चल के जितने भी सेंटेंसेज होंगे उन सभी में क्या है, यही रूल फॉलो होंगे, है ना। बाकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, बाकी और कुछ नहीं होगा, सब्जेक्ट भी यही रहेंगे, है ना। बाकी और जो भी बचा हुआ जो पार्ट रहता है सेंटेंस का वो सब यही रहता है, इसी की जगह क्या है, रिप्लेस होता रहेगा, है ना। इसकी जगह कोई और वर्ड यूज कर लेंगे, है ना। तो कुल मिला के हमारा जो स्ट्रक्चर है वो यही रहता है। अगर आपकी समझ में ये आ गया कि हमारा सब्जेक्ट का रहेगा, देखो तीन चीजें जो होती है ना, कर्ता क्रिया कर्म, है ना, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हमारा क्या है, वर्ब रहती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। नेगेटिव में जो हमारी वर्ब रहती है उसके बाद में नॉट, ठीक है। उसके अलावा अगर इंटरोगेटिव है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा और उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड रहेगा, है ना। अगर प्रश्नवाचक बीच में है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक की अंग्रेजी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सेंटेंस आगे जैसा भी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस रहेगा वो आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने सीखा और इस तरीके से हम सारे सेंटेंसों को बना सकते हैं। जैसे ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, तो दिस इज मार्कर, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, इट इज जेस्टर, ठीक है। व्हाट इज बिहाइंड मी, देयर इज ए क्या, देयर इज ए वाइट बोर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारे सेंटेंस बना सकते हैं, है ना। जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर स्कूल्स नेम, ठीक है, व्हाट योर फादर्स नेम, ठीक है, और दिस इज माई रूम, ठीक है, इट इज अ प्लेस वेयर आई ऑलवेज स्टडी, ठीक है। तो कुल मिला के हम इस तरीके से सारे सेंटेंसों को बना सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आई, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं, है ना। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग द वीडियो।